So today we are going to discuss about the lesson plan for the topic atom. So first of all, first topic और हम लोग ये NCERT solve करने के लिए we will discuss it के basically how much content is given in NCERT only और कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने में कौन सी फॉर्मूला बेसिकली यूज होती हैं. So first is a theoretical question, theoretical topic, which is a Thomson model. We know about the Thomson model that it is a plum pudding model, and it cannot explain basically. The drawback is it cannot explain the alpha particle scattering. अब alpha particle scattering experiment जो है that was basically performed by the Rutherford. Rutherford ने क्या किया था कि एक lead box लिया, उसमें वहां से एक अल्फा पार्टिकल को गोल्ड फॉइल पे हिट करवाया, इंसिडेंट किया. ठीक है. सो ये ऑब्जर्व किया गया स्क्रीन पे कि बहुत सारे पार्टिकल स्ट्रेट जाते हैं, कुछ डिफ्लेक्ट हो जाते हैं और कुछ तो जाने के बाद एकदम 180 डिग्री पे डिफ्लेक्ट होते हैं. ठीक है. तो जैसे मान लो वहां से ये डिस्कवर एटम तो बेसिकली पहले ही डिस्कवर कर दिया गया था. वहां से ये पता चला कि एटम के अंदर एक पॉजिटिवली चार्ज्ड चीज होगी जिसको बाद में न्यूक्लियस कहा जाता है. ठीक है ना. वो कॉन्सेंट्रेटेड पॉजिटिवली चार्ज होगा न्यूक्लियस. तो वहां पे ये पता चला गया कि बिकॉज अल्फा पार्टिकल जो होगा दैट इज 2He⁴ होगा. ठीक है. तो वो जब अल्फा पार्टिकल यहाँ पे जाएगा एकदम एटम के सेंटर टू द सेंटर होगा, न्यूक्लियस के सेंटर टू द सेंटर होगा, तो वो फिर 180 पे डिग्री पे शिफ्ट होके डिफ्लेक्ट होके वापस आएगा. और कुछ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट होके एक एंगल पे चले जाते हैं. तो उसने एक रिलेशन देखा कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स और एंगल के बीच में रिलेशन देखा. ये देखा गया कि बहुत कम पार्टिकल हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल देखो बहुत स्मॉल है, जो 180 डिग्री पे डिफ्लेक्ट होते हैं. ठीक है ना. बाउंस बैक हो जाते हैं 180 डिग्री पे. ठीक है. स्क्रीन पे. और बहुत सारे डिफ्लेक्ट होते हैं, लेकिन डिफ्लेक्ट तो हो ही रहे थे. तो ये जो थीटा है, ये थीटा है और ये n है नंबर ऑफ पार्टिकल्स. ठीक है. उस पे से उसने इम्पैक्ट पैरामीटर भी बताया. इम्पैक्ट पैरामीटर की ये फॉर्मूला बड़ी इंपॉर्टेंट है, BZE² into cot θ/2 अपॉन काइनेटिक एनर्जी. ठीक है. ये सीधा याद रखना है. और इम्पैक्ट पैरामीटर में क्या होता है, जैसे सपोज कोई अल्फा पार्टिकल आया न्यूक्लियस के एकदम सेंटर टू द सेंटर और डिफ्लेक्ट 180 डिग्री पे चला गया. ठीक है. अब मान लो कोई दूसरा अल्फा पार्टिकल आया और वो यहां से डिफ्लेक्ट होके ऐसे गया. सो ये एंगल थीटा उसने बनाया. ठीक है. तो ये पूरा 180 पे डिफ्लेक्ट नहीं हुआ और ये 180 पे डिफ्लेक्ट हुआ. तो इनके बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज बेसिकली इम्पैक्ट पैरामीटर. ओके. यहाँ पे एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है, व्हाट इज बेसिकली डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच. कभी भी ये जो अल्फा पार्टिकल है इसके आगे कोलाइड नहीं करेगा, नॉर्मली रिपल्सिव फोर्स होगा और वो वापस चला जाएगा. तो एक ऐसा पॉइंट आएगा, देखो ये अल्फा पार्टिकल जो भी आ रहा है यहाँ पे, ये जो भी अल्फा पार्टिकल यहाँ पे इंसिडेंट हो रहा है, इसके पास बेसिकली काइनेटिक एनर्जी होगी. सब ये एटम से दूर होगा, न्यूक्लियस से बहुत दूर होगा, तो उसके पास सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगी बिकॉज कोई रिपल्सिव फोर्स नहीं होगा. ठीक है ना. रिपल्सिव फोर्स बहुत ही नेग्लिजिबल होगा. सो दैट इज ओनली वी हैव assume that it has kinetic energy, so half mv². जैसे जैसे वो एटम के न्यूक्लियस के नजदीक आता जाएगा उसकी काइनेटिक एनर्जी स्लो होती जाएगी बिकॉज इनके बीच में रिपल्सिव फोर्स आएगा. एंड एक ऐसा पॉइंट आएगा जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच होगा जहां पे वो बॉडी रुक जाएगी, दिस अल्फा पार्टिकल रुक जाएगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी और उस समय उसके पास सिर्फ उनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी होगी. दैट इज यू नो पोटेंशियल एनर्जी K Q1 Q2/R होता है. सो K, दिस इज K इज अ कांस्टेंट. Q की जगह मैं ZE बोल देता हूँ. ZE ये ZE है. ठीक है ना. जैसे इसका जो एटॉमिक नंबर है वो हमको यहाँ पे लिखना होगा. ओके. एटॉमिक नंबर इनटू चार्ज, और अल्फा पार्टिकल का जो चार्ज होगा वो 2 होगा, तो 2E हो गया. ठीक है ना. तो ये वही फॉर्मूला लिखिए, K Q1 Q2/R, और R उनके बीच का डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है. ठीक है. तो ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन जिससे आप डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच भी निकाल सकते हो. ठीक है ना. तो बड़ा सिंपल, इसका फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, सीधा यही रिलेशन याद रखना है. काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू टोटल एनर्जी फाइनल होगा. सो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ही होगी, पोटेंशियल नहीं होगी. फाइनल खाली पोटेंशियल ही होगी, काइनेटिक पूरी पोटेंशियल में कन्वर्ट हो गई होगी. ठीक है. तो ये रदरफोर्ड के अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं. ये 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं. ठीक है. देन उसके बाद बोर मॉडल आया. बोर का फर्स्ट पोस्टुलेट था that centripetal force is balanced by the electrostatic force, that is KZEE upon R⁻n is equal to mv²/r. ठीक है. सो अगर मान लो यहाँ पे कोई एटम है, उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो बीच में एक सेंट्रिपिटल फोर्स लगेगा. उस सेंट्रिपिटल फोर्स को बैलेंस कौन करेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. सो KZE, and this is basically only valid for the hydrogen like atom. तो Z
ये जेड ई इंटू ई, ये इलेक्ट्रॉन अपॉन आर रेस टू एन, कौन से ऑर्बिट में है तो जनरलाइजेशन आर रेस टू एन लिख दिया है, इज आर रेस टू एन स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, बिकॉज सर्कुलर मोशन में तो सेंट्रीपिटल फोर्स एम वी स्क्वायर बाय आर होगा, ठीक है ना। एन बेसिकली स्टैंड फॉर द ऑर्बिट्स, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट एंड सो ऑन, ठीक है। Then second postulate is basically angular momentum is conserved, which is nh upon 2 pi, and we know that the angular momentum can be written as mvr, so mvn rn लिख दिया है उसको, ठीक है। Normally this proof was done by the de Broglie ने इसका प्रूफ किया था। एंड आपके पास ये दो इक्वेशन बन गए हैं, एक ये फर्स्ट इक्वेशन और एक सेकंड इक्वेशन। इन दो इक्वेशन को सॉल्व करोगे एलिमिनेशन मेथड से, आर एन की वैल्यू निकालोगे, यहाँ से v की वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो आर एन आ जाएगा। आर एन की वैल्यू सब कांस्टेंट के साथ सब्स्टिट्यूट करने के बाद 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाय जेड एंगस्ट्रॉम आती है, क्लियर। और यहाँ से ये पता चलता है कि आर एन इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर बाय जेड। दूसरा वैसे ही अगर आप यहाँ पे एलिमिनेशन आर एन को कर दोगे, डिवाइड कर दोगे आर एन, यहाँ से ये आर एन यहाँ कट हो जाएगा और आर एन को एलिमिनेट कर दोगे तो वी एन की जो वैल्यू आएगी वो 2.18 इंटू 10⁶ जेड बाय एन आ जाएगी, ठीक है। v इज इक्वल टू आर ओमेगा पर कर सकते हैं तो वहां से ओमेगा आ जाएगा, ओमेगा को से टाइम पीरियड भी आ जाएगा 2 पाई बाय ओमेगा से। तो ये बड़ा सिंपल सा है, थोड़ा कैलकुलेशन आप घर पे करोगे, प्रैक्टिस करोगे, ये फॉर्मूला डिराइव करने का तो इजीली डिराइव हो जाएगा, ठीक है। थर्ड पोस्टुलेट था कि दैट whenever the electron make a transition from the lower energy level to the higher energy level, so how much amount of the energy it required to jump an electron from the one level to the another level, so this much energy is required, which is hf. Or when electron jump from the higher to the lower, then this much of energy comes out from it, और उसकी ये wavelength होगी, उसकी ये frequency होगी, ठीक है। so this is the third postulate, okay। ओके स्टूडेंट, सो नाउ हमने ये थर्ड पोस्टुलेट में भी देखा कि जो एनर्जी होती है एक लेवल से दूसरे लेवल पे जाने के लिए, इफ इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम द वन लेवल टू द अनदर लेवल, द अमाउंट ऑफ द एनर्जी रिक्वायर्ड इज h इनटू f, ओके, और hc बाय लैम्बडा। तो इसी के ऊपर से हम लोगों ने ये सारे कॉम्बिनेशन से एक आगे भी डिराइव किया है कि ग्राउंड स्टेट मतलब जब ग्राउंड स्टेट पे इलेक्ट्रॉन होगा तो उस सिस्टम के पास कितनी एनर्जी होगी, पूरे एटम के पास, वो पूरा सिस्टम जो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड लेवल पे वो और जो जिसके अराउंड वो ऑर्बिट कर रहा है, तो उसके पास टोटल एनर्जी कितनी होगी। तो सेम कॉन्सेप्ट जो ग्रेविटेशन में पढ़ा था वैसे ही हम लोग करते हैं। नॉर्मली एफ ई इक्वल टू एफ सी, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज बैलेंस्ड बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स, जैसे यहाँ पे लिखा है एम वी स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू के जेड ई ई अपॉन आर एन आर स्क्वायर। अब यहाँ से आप काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो। देखो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, हाफ से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा, तो और यहाँ से एक n कैंसिल आउट, एक r कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हाफ एम वी स्क्वायर आ जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी आपके पास ये डेवलप्ड होगी, ठीक है। ये काइनेटिक एनर्जी आ गई। देन यू नो द रिलेशन, दिस इज अ वेरी फेमस रिलेशन, दैट द टोटल एनर्जी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी मैग्नीट्यूड बाय 2, ठीक है ना। वहां से हमारे पास जब हम कॉन्स्टेंट्स की सारी वैल्यूज डालेंगे तो हमारे पास ये टोटल एनर्जी आएगी, विच इज -13.6 z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके। और जब आप इनका एक लेवल से दूसरे लेवल पे एनर्जी देखेंगे कि E1 से E2 या E2 से कहीं से भी एक जगह से N1 से लेके N2 तक उसने जंप किया है, तो दैट इज E फाइनल माइनस E इनिशियल। तो इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे E फाइनल माइनस इनिशियल, तो हमारे पास यहाँ आएगा -13.6 z स्क्वायर 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर, बराबर। सो अगर आप ये देखते हो कि जो इनिशियल लेवल पे जब ग्राउंड स्टेट पे होता है तो कितनी एनर्जी होती है, -13.6 फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम, बिकॉज ये 1 होगा ये भी 1 होगा, इसलिए -13.6 है। और अगर वो जंप करता है एक लेवल से दूसरे लेवल पे, सपोज 1 से 3 पे जंप कर रहा है, तो यहाँ 1 रख दो, यहाँ 3 रख दो, उस हिसाब से आंसर आएगा। तो ये फॉर्मूला डेवलप्ड हो गई उससे, ठीक है। वेव नंबर क्या होता है, 1 अपॉन लैम्बडा होता है, सो दैट कैन बी रिटन एज E इज इक्वल टू hc बाय लैम्बडा। तो वहां से ये वाली फॉर्मूला डेवलप्ड हो गई, ठीक है। और ये जो 13.6 z स्क्वायर अपॉन hc है, दैट इज रिडबर्ग कांस्टेंट r हो गया। तो ये वाली फॉर्मूला यहाँ पे डेवलप्ड होती है, ठीक है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट फॉर्म्स हैं जो आपको डिराइव करने भी आना चाहिए। मैंने सिर्फ इंटरलिंकिंग बताया कि कैसे इंटरलिंक करके कर सकते हो, 2-3 बार आप खुद प्रैक्टिस करोगे तो इजीली लर्न भी हो जाएगा। डिराइव्ड क्लास में ये सब रेगुलर क्लास में बताया जाता है, दिस इज जस्ट लेसन प्लान। तो लेसन प्लान में हम यही सिखाते हैं जस्ट कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं फास्ट। मान लो आप कहीं अटक गए, कोई फॉर्मूला भूल गए, तो पता होना चाहिए कि बेसिक कॉन्सेप्ट से आप आंसर पे कैसे रीच कर सकते हो। तो फर्स्ट लेवल आपका लर्न करने का यही तरीका होता है, लेसन प्लानिंग, कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं।
तो यही देखा जाएगा कि अगर n इक्वल टू 1 पे है तो उसके पास एनर्जी कितनी है, तो यहाँ पे n इक्वल टू 1 डालोगे तो एनर्जी आएगी, टोटल एनर्जी इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आप उसको 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दोगे तो वो आयोनाइज स्टेट में चला जाएगा, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन विल इजेक्ट फ्रॉम दैट एटम, आयोनाइज्ड हो जाएगा। वही अगर n इक्वल टू 2 पे है तो यहाँ पे आप 2 डाल दो तो उतना एनर्जी लेवल आएगा, 3 पे, 4 पे एंड सो ऑन, ठीक है। सो वही हम देखते हैं कि अब वही है कि एनर्जी फर्स्ट से सेकंड में जाना है तो यहाँ फर्स्ट डाल दो, यहाँ सेकंड में डाल दो, यहाँ पे जो एनर्जी लेवल आएगा वो इतना डिफरेंस आएगा, दिस इज दिस माइनस ऑफ माइनस दिस, तो दैट इज अ डिफरेंस, ठीक है। तो क्वेश्चन जब आप सॉल्व करोगे तो उसमें ये फॉर्मूला काफी ज्यादा यूज होती है, ध्यान रखना, ठीक है। और मोस्ट प्रोबेबली आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये पूरा चार्ट याद रख लेना है, खासकर ये 4 तक तो याद ही होना चाहिए, ये 13-13.6 से 3.40 है, -3.40 है, -1.51 है, -0.85 है, ये वैल्यू याद होनी चाहिए। तो सीधा आपको बोलेंगे कि 1 से 3 पे जंप कर रहा है, अच्छा 1 से 3 पे जंप कर रहा है तो फाइनल इज -1.51 माइनस ऑफ इनिशियल, तो माइनस ऑफ -13.6, तो 13 ये इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कर दो तो उतना एनर्जी उसको चाहिए होगा टू जंप इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हियर टू हियर, ठीक है ना। तो ये ओवरऑल लेसन प्लान में इतनी फॉर्मूलाज दी गई हैं जो हमने देखा है, इससे आपके एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू। So this question is basically fill in the blanks. The first one is a size of atom in Thomson model is no different from the atomic size in the Rutherford model. So उनके जो साइज है उसमें कोई डिफरेंट नहीं है, बेसिकली जो थॉमसन मॉडल था इट इज बेसिकली द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, एंड जो रदरफोर्ड मॉडल था वो अल्फा स्कैटरिंग के ऊपर था, ठीक है ना। सो देयर इज नो डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, ओके, the size wise, okay, size of atom wise. Then B, in the ground state of Thomson model electron are in stable equilibrium, while in Rutherford model electron always experience a net force because nucleus was discovered, so later ये पता किया गया कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो बैलेंस होता है न्यूक्लियर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, इसीलिए फर्स्ट वाला जो फिल इन द ब्लैंक्स आएगा उसमें थॉमसन मॉडल आएगा और सेकंड वाले में Rutherford model आएगा। C, the classical atom based on Rutherford model is doomed to collapse. Okay. D, atom has nearly continuous mass distribution in Thomson model, but a highly non-uniform mass distribution in Rutherford model. The positively charged part of atom possesses most of the mass in both the model. Okay. Now, next question. Suppose you are given a chance to repeat the alpha particle scattering experiment using a thin sheet of solid hydrogen in place of the gold foil. What result do you expect? So जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने जो अल्फा स्कैटरिंग पार्टी एक्सपेरिमेंट देखा था, इट इज वाज ऑन अ गोल्ड थिन फिल्म ऑफ गोल्ड फॉयल वाज थिन फिल्म ऑफ गोल्ड वाज गिवन। सो जो गोल्ड एटम होते हैं वो वेरी हैवी इन मास होते हैं, उनकी साइज होती है वो बड़ी होती है, एटॉमिक साइज बड़ी होती है, वही हाइड्रोजन की छोटी होगी। सो क्या डिफरेंस होगा, सो उसको चेक करते हैं, यहाँ पे ये पूछा गया है। सो इन दिस क्वेश्चन सपोज गोल्ड फॉइल अगर होगा तो गोल्ड फॉइल में बेसिकली एक सेंट्रल न्यूक्लियस होगा, उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होंगे, और इसका जो मास होगा, मास ऑफ दिस गोल्ड इज वेरी लार्ज देन द मास ऑफ द अल्फा स्कैटरिंग। अल्फा पार्टिकल में अल्फा पार्टिकल कौन से होंगे, 2He⁴ होते हैं, ठीक है ना। सो इससे इसकी जो मास होती है वो कुछ काफी ज्यादा बड़ी होती है, तो वो उसको डिफ्लेक्ट कर सकता है, ठीक है ना। जैसे सिंपल सा एक लॉजिक है, एक बहुत हल्की फुल्की बैट लेके और उस पर सीजन बॉल से हिट करोगे तो बैट डिफ्लेक्ट हो जाएगा, लेकिन वही हैवी बैट को आप होल्ड करे रखते हो और सीजन बॉल से हिट करोगे तो बैट डिफ्लेक्ट नहीं होगा, बॉल डिफ्लेक्ट होगा। सो इसी तरीके से जब गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट हम अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट देखते हैं और गोल्ड एटम्स हैं उसमें, सो जब अल्फा पार्टिकल यहाँ पे आएंगे सो अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो सकते हैं यहाँ से। सपोज ये अल्फा पार्टिकल्स हैं, उनका जो मास है वो काफी छोटा है तो वो डिफ्लेक्ट होंगे, ठीक है ना, इजिली टोटल डिफ्लेक्ट भी हो जाएंगे। वही अगर आप हाइड्रोजन एटम देखो तो वो छोटा सा एटम होगा हाइड्रोजन, तो ठीक है ना, तो वो जो मास ऑफ हाइड्रोजन है वो खुद ही लेस देन मास ऑफ अल्फा पार्टिकल है, तो अल्फा पार्टिकल इनर्शिया उसको लेके चला जाएगा,
ठीक है. सो यहाँ पे एज मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज ग्रेटर देन द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, सो ड्यू टू, यहाँ पे हम लिख देते हैं ड्यू टू हाई इनर्शिया, आपको अगर एक्सप्लेन करने को पूछें तो ड्यू टू हाई इनर्शिया ऑफ अल्फा पार्टिकल they will penetrate very small deflection occur. So due to the high inertia of the alpha particle, ये क्या करेंगे, अल्फा पार्टिकल पेनिट्रेट कर जाएंगे और बहुत ही स्मॉल डिफ्लेक्शन अकर होगा. ठीक है. सो स्कैटरिंग इज नॉट सिग्निफिकेंट. यहाँ पे हम ये भी फाइनली लिख सकते हैं कि स्कैटरिंग है, स्कैटरिंग इज नॉट सिग्निफिकेंट. सो ये 1-2 मार्क का डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आ सकता है, तो आप उसमें ऐसा एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. A difference of 2.3 electron volts separate the two energy level in an atom. What is the frequency of radiation emitted when atom makes a transition from the upper level to the lower level? So in this question, the difference of the energy basically here given as 2.3 electron volt. Okay. So ये energy difference दिया है, ये electron volt में दिया है, तो हम अगर इसको जूल में लिखेंगे तो 2.3 into 1.6 into 10 to the minus 19 जूल हो जाएगा. ये आपको फ्रीक्वेंसी पूछा गया है, सो फ्रीक्वेंसी कैन बी रिटन एज डेल्टा ई बाय एच. डेल्टा ई की वैल्यू लिख देते हैं यहाँ पे 1.6 into 10 to the minus 19 अपॉन एच की वैल्यू 6.6 into 10 to the minus 34. ओके. सो आपको सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आएगा 5.6 into 10 to the power 14 hertz. Clear? Next question. The ground state of hydrogen atom is 13.6 electron volt. What are the kinetic and the potential energy of the electron in this state? So here it is given that the ground state, you know, the ground state energy is minus 13.6 electron volt. This energy is nothing but the total energy, and we know the relation that the total energy magnitude is equal to the kinetic energy magnitude is equal to the potential energy magnitude by 2. Okay. So आपकी जो total energy की वैल्यू है वो minus 13.6 है. Always total energy and potential energy is negative. Okay. And kinetic energy is always positive. Okay. So total energy आपको दी गई है, ये सिर्फ magnitude wise एक relation है, हमें याद रखना होता है. ये हमने 11th में ग्रेविटेशन में भी देखा है, इस चैप्टर में भी देखा हुआ है. So this is a very important relation which you need to remember. Okay, so what is the value of the kinetic energy? Kinetic energy का magnitude और इसका magnitude same ही होता है, so kinetic energy कितनी हो जाएगी? 13.6 electron volt. And what is the potential energy? So potential energy is twice of this, so 2 into minus 13.6 electron volt. तो इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपका आंसर आएगा minus 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज योर पोटेंशियल एनर्जी. तो आपके पास यहाँ पे टोटल एनर्जी दे के रखी है, that is minus 13.6 electron volt. With the help of this you can calculate the kinetic energy and potential energy. Clear? Now in next question, a hydrogen an atom initially in the ground level absorb a photon which excited to n equal to 4. Okay, so here ground level पे है, that is you know that here the energy is minus 13.6 electron volt. Okay, at ground level वो इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करता है at n equal to 4. Clear? n equal to 4 पे एनर्जी कितनी होगी? minus 0.85 electron volt. Determine the wavelength and the frequency of the photon. So you know what is the difference of the energy here, that is final minus initial. So the difference of energy जो होगा, that is final is minus 0.85 minus initial is minus 13.6. इनका जब आप difference calculate करोगे तो ये जो difference आएगा that is 12.75 electron volt. ओके, तो आपको एनर्जी डिफरेंस पता चल गया. इस पे से आपको अब पूछा है कि वेवलेंथ क्या होगी.
तो सिंपल वेवलेंथ क्या होती है बेसिकली, इजी, दिस कैन बी फ्रीक्वेंसी कैन बी रिटन एज डेल्टा ई बाय एच भी लिख सकते हो. सो डेल्टा ई इज, सॉरी, हाँ बराबर, एच एफ हो जाता है. सो एफ कैन बी रिटन एज डेल्टा ई बाय एच. डेल्टा ई आपका कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, और ये h कितना हो जाएगा, 6.6 इंटू 10⁻34. यहाँ से आपकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी. फ्रीक्वेंसी जो आएगी सॉल्व करने के बाद वो आएगी आपकी, सॉरी, 3.1 इंटू 10⁵ हर्ट्स. और उसके बाद जो वेवलेंथ होगा दैट इज c बाय एफ. ओके, ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हो. तो आपकी वेवलेंथ यहाँ पे आ जाएगी c बाय एफ 9.74 इंटू 10⁻⁸ मीटर. ओके, अच्छा, आपने एक तो ये तरीका हो गया निकालने का. दूसरा आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हो. हमको ये फॉर्मूला भी पता है वेवलेंथ की. एक ये दूसरी ऑल्टर मेथड है, ध्यान रखना. अगर आपको वेवलेंथ निकालना है तो आप लेमडा को 12431 अपॉन जो भी आपकी यहाँ पे एनर्जी है 12.75, तो ये एंगस्ट्रॉम आप ऐसे डायरेक्टली निकाल सकते हो वेवलेंथ. और आप वेवलेंथ ऐसे वेव नंबर से भी निकाल सकते हो. 1 अपॉन लेमडा इज इक्वल टू आर 1 अपॉन दिस और 4 स्क्वायर. तो ये वाली भी फॉर्मूला है आपके पास. आप यहाँ से भी आर रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू डाल के, दिस इज द इनिशियल एनर्जी लेवल, फाइनल एनर्जी लेवल इज 4, और वहां से आप लेमडा निकाल सकते हो. ऐसे भी निकाल सकते हो, आप ऐसे भी निकाल सकते हो, और आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो. सो 3 तरीके से आप आंसर इसके कैलकुलेट कर सकते हो. ओके, now in next question, using a Bohr model, calculate the speed of electron in hydrogen atom in n is equal to 1, 2 and 3 level, and second, calculate the orbital period of each of this level. So here we need to calculate the speed of electron in hydrogen atom. Okay, so in the first part, here we know that the velocity or the speed is basically given as 2.18 into 10⁻⁻6 meter per second, that is z upon n meter per second. Okay, this is for hydrogen like atom, so z is equal to 1 हो जाएगा यहाँ पे. And we need to find out the for the first orbit, so v1. So v1 कितना हो जाएगा, 2.18 into 10⁻6 meter per second, because z is 1, n is 1. So this is your first relation, first answer. For n is equal to 1, you need to calculate v1. So for v2 क्या हो जाएगा, so v2 can be written as, यहाँ पे n की जगह 2 आ जाएगा, 2.18 into 10⁻6 by 2. so इसको अगर अपन सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 1.09 into 10⁻6 मीटर पर सेकेंड. ये आपका सेकेंड रिलेशन आ गया. एंड थर्ड 2.18 into 10⁻6 upon 3. so अगर आप इसको 3 से डिवाइड करोगे so हमारा आंसर आएगा 7.28 into 10⁻5 मीटर पर सेकेंड. ये तीनों स्पीड आपके पास यहाँ पे आ गई इलेक्ट्रॉन की. अब हमको ऑर्बिटल पीरियड कैलकुलेट करना है. ऑर्बिटल पीरियड कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना. सो देखो, ऑर्बिटल पीरियड की फॉर्मूला हमको पता है. पीरियड, टाइम पीरियड होता है 2π बाय ओमेगा, एंड वी नो दैट v इक्वल टू आर ओमेगा. ठीक है, सो अगर आप ओमेगा की जगह यहाँ पे v बाय आर पुट करोगे, सो ये n और n मैं रख देता हूँ, क्योंकि कौन सा ऑर्बिट है वो, उसके लिए हमने जनरलाइजेशन n रख दिया है. ठीक है, सो फर्स्ट ऑर्बिट होगा तो n की जगह 1 होगा, सेकेंड ऑर्बिट होगा तो n की जगह 2 होगा. ठीक है, और हमें यहाँ पे आर एन की फॉर्मूला बेसिकली पता होती है, दैट इट इज 0.529 एंगस्ट्रॉम होगी, तो 10⁻⁻10 हो जाएगी. ठीक है, विच इज इक्वल टू n स्क्वायर बाय इंटू n स्क्वायर बाय z, एंगस्ट्रॉम में लिखता हूं मैं तो. ठीक है, तो हमें आर एन की भी वैल्यू पता है यहाँ पे. सो फर्स्ट पीरियड, टाइम पीरियड फर्स्ट ऑर्बिटल में कितना होगा, सो n की जगह हम 1 पुट कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 2π r1 अपॉन v1. ओके, अब अगर आप इसको चेक करोगे, z की वैल्यू तो 1 है, और n 1 बोला है, 2 बोला है, 3 बोला है, 4 बोला है, सो ऑन बताया गया है. ठीक है, यहाँ पे तो अगर आप चेक करो r1 कितना होगा, तो 0.529 हो जाएगा, बिकॉज ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा. तो इसके हिसाब से अगर मैं rn लिखूं तो दैट कैन बी रिटन एज, बिकॉज r1 तो 0.529 हो गया, 0.529, सो इट कैन बी रिटन एज n स्क्वायर इंटू r1. ऐसा मैं लिख सकता हूं,
बराबर है। आर एन कैन बी रिटन एज, बिकॉज ये इतनी वैल्यू तो आर वन आ गई, जेड तो 1 है और ये ऑर्बिटल है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, तो उसको मैंने एन स्क्वायर कर दिया है। तो जनरलाइजेशन हम ऐसा लिख सकते हैं, आर एन कैन बी रिटन एज एन स्क्वायर आर वन। ठीक है, तो देखो फास्ट कैलकुलेशन में ये हेल्प करेगा आगे। 2 पाई की वैल्यू 3.14, R1 की वैल्यू कितनी लिख देंगे हम 0.529 इंटू 10 टू पावर माइनस 10, और V1 अपने पास कितना आया है 2.18 इंटू 10 टू पावर 6। ओके, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका जो रिस्पेक्टिव आंसर आएगा T1 का, दैट विल बी 1.52 इंटू 10 टू पावर माइनस 16 सेकेंड। ये आपका फर्स्ट पीरियड आया फर्स्ट ऑर्बिटल में। वही सेकेंड ऑर्बिटल में आप देखो तो सेकेंड ऑर्बिटल में हम चेक करेंगे तो 2 पाई R2 बाय V2 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 पाई की वैल्यू 3.14 अगर मैं लिख दूं, ठीक है, R2 में मैं यहाँ पे 2 टाइम्स कर दूंगा तो यहाँ 2 कर दूंगा तो 4 हो जाएगा, इंटू R1, तो R1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0.529 इंटू 10 टू पावर माइनस 10। ओके, सो देखो ये इजी हो गया, और अपॉन V2, अब V2 को अगर आप चेक करो तो V2 अगर हम देखें यहाँ पे ये तो 1 है V2, तो यहाँ पे दिस V1 बाई 2 होगा, दैट मीन्स 2.18 इंटू 10 पावर माइनस 10 पावर 6 है अपॉन 2। ओके, तो मैंने ऐसा क्यों लिखा है, आप ऐसा भी बोल सकते हो सर V2 की वैल्यू यहाँ डाल दो, हाँ हम डाल सकते हैं, लेकिन मान लो अगर एग्जाम में इतना बड़ा क्वेश्चन आ रहा है तो हम ट्राई करेंगे कि मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन एडिशन थोड़े छोटे हों। तो अगर आप V2 डालोगे R2 डालोगे तो कैलकुलेशन ज्यादा बड़ी हो जाएगी। आप इस फॉर्मूला को देखो, देखो दिस 2 इंटू 3.14, दिस एंड दिस थिंग, ये जो सब, और ये ऊपर चला गया तो 8 टाइम्स हो गया, बराबर। ये अगर ऊपर जाएगा तो 8 हो जाएगा, तो 8 इंटू यही वाला आंसर आएगा T1। समझ में आई बात आपको, ये यहाँ पे दिस 8 हो जाएगा और बाकी सब T1 जैसे ही है, तो यहाँ से आपके कैलकुलेशन फास्ट होंगे, मतलब सिर्फ एक ही चीज मल्टीप्लाई करना है इस आंसर में, नहीं तो घड़ी घड़ी डिवीजन मल्टीप्लीकेशन करते करते टाइम निकल जाएगा। ठीक है ना, तो अगर आप इसका वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो आपका आएगा 1.216 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15 सेकेंड। सिमिलरली थर्ड ऑर्बिट में भी टाइम पीरियड आप ऐसे निकाल सकते हो, 2 पाई R3 अपॉन V3, तो इसको कैसे लिखोगे 2 इंटू 3.14 इंटू 3 है तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, 9 इंटू 0.529 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 अपॉन दिस V1 बाय 3 हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो 27 हो जाएगा, बाकी सारी वैल्यूज एज इट इज रहेंगी। तो आपका जो T3 की वैल्यू आएगी यहाँ पे दैट इज 4.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15 सेकेंड आएगी। ठीक है, सो ये होगा 10 टू द पावर माइनस 15 सेकेंड। तो होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। Now next question, the radius of the innermost electron orbit for hydrogen atom is given by 5.3 into 10 to the power minus 11. Okay, so what is the radii of n equal to 2 and n equal to 3 orbit? So Rn can be written as 0.529 n square by z, ये हमको पता है एंगस्ट्रॉम। ठीक है, सो बेसिकली हियर इट इज गिवन दैट हाइड्रोजन एटम है, सो z इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, बोला है व्हाट इज द रेडियस ऑफ n इक्वल टू 2 3 ऑर्बिट। सो फॉर n इक्वल टू जैसे नॉर्मली Rn को मैं यहाँ पे लिख दूं n स्क्वायर n स्क्वायर इंटू R1, क्लियर। सो फॉर n इज इक्वल टू 2 कितना हो जाएगा बताओ, for n equal to 2 R2 can be written as this can be 4 R1, so 4 into your R1 is 0.529 into 10 to the power minus 10, तो ये आपका आंसर R2 का आ जाएगा। जो सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 2.12 into 10 to the power minus 10 मीटर। ओके, नाउ फॉर n is equal to 3 बोला हुआ है, so अगर n is equal to 3 देखें so R3 can be written as 9 R1, that means 9 times of 529 into 10 to the power minus 10,
सो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 4.77 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, a 12.5 electron volt electron beam is used to bombard a gaseous hydrogen at room temperature. What series of wavelength will be emitted? अब देखो, एक हाइड्रोजन गैस है, उसमें इलेक्ट्रॉन से बॉम्बार्डमेंट किया गया है, ठीक है। सो अगर आप देखो सो डाउन स्टेट में एनर्जी कितनी होती है फर्स्ट लेवल पे -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी टोटल एनर्जी होती है, ठीक है। अब हमको फिर नेक्स्ट भी पता है कि कौन से एनर्जी लेवल्स होते हैं, मतलब डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होते हैं। अब देखो, अगर मैं इसमें चेक करूं 12.5 दिया हुआ है, ये 13.6 है, तो 13.6 12.5 के बीच में जो डिफरेंस आता है उसकी एक हमको वैल्यू पता है। देखो दैट इज, इनका डिफरेंस कुछ अप्रोक्सीमेटली उसके अराउंड है। अब समझ रहे हो, ये जो डिस्टेंस, इनका जो डिफरेंस है E1 एंड E4 का जो डिफरेंस है, इट इज समथिंग अराउंड, वो एग्जैक्ट नहीं है, अराउंड है। दैट मीन्स इसके ऊपर तो शायद नहीं जाएगा, या देखते हैं कि जाएगा कि नहीं जाएगा वो इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, क्योंकि नॉर्मली एट रूम टेम्परेचर तो यहाँ पे ही होंगे सारे इलेक्ट्रॉन, ग्राउंड स्टेट में होंगे। अब अगर हम चेक करें कि क्या वो यहाँ पे जाएगा कि नहीं जाएगा, यहाँ पे जाने के लिए उसको कितनी एनर्जी चाहिए, डेल्टा ई। अगर इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में है तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए एनर्जी कितनी चाहिए। सबसे पहले हमको यहाँ पे ये डिसाइड करना है कि इलेक्ट्रॉन कौन से एनर्जी लेवल तक जंप करके जा सकता है, तो उसको एनर्जी कितनी चाहिए, ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। समझ में आया ना, मैंने E4 को फाइनल क्यों लिया, मैं E5, E6, E7 या E3 इनको क्यों नहीं लिया मैंने, ठीक है, इनको हमने क्यों नहीं लिया, इसका रीजन है कितना दिया है अपन को 12.5, यहाँ पे 12.5 दिया है, तो इन दोनों का डिफरेंस उसी के अराउंड आ रहा है, तो चेक करते हैं कि क्या हो रहा है, ठीक है ना, इसीलिए थोड़ा E4 लिया हुआ है। तो अगर आप इसका डिफरेंस देखेंगे तो दिस फाइनल माइनस इनिशियल, ये जो डिफरेंस आएगा एग्जैक्टली अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। ये 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां जंप करने के लिए 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए। बट हम दे कितने रहे बॉम्बार्डमेंट से 12.5, मतलब ये इलेक्ट्रॉन यहां नहीं जाएगा। अब यहां नहीं जाएगा तो कहां कहां जा सकता है, मतलब ये यहां तक नहीं जाएगा, वो यहां जा सकता है, वो यहां जा सकता है। आप समझ रहे हो, इन दोनों जगह जा सकता है, बिकॉज दिस एनर्जी इज ग्रेटर देन द गिवन 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो वो जंप वहां तक तो नहीं करेगा, मतलब वो जंप कहां कहां तक करेगा, वो यहां तक जंप करेगा और यहां तक जंप करेगा। अच्छा, अब यहां तक जंप करेगा तो वहां से कैसे वेवलेंथ एमिट होंगे, या तो वो यहां से जंप करने के बाद वापस से यहाँ पे आएगा और फिर यहां से यहाँ पे आएगा, या तो डायरेक्टली यहां से यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो तीन केसेस हो सकते हैं, यहां से यहां पर, फिर यहां से थर्ड से सेकंड लेवल पे, और सेकंड से फर्स्ट लेवल पे, या थर्ड से सीधा फर्स्ट लेवल पे, ठीक है। और तब जाके फिर वो कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ एमिट करेगा। ये जो वेवलेंथ एमिट होगी ये कहां से कहां तक की होगी, 3 to 1 की वेवलेंथ एमिट होगी, ठीक है ना। ये वाली जो वेवलेंथ एमिट होगी ये कहां से कहां तक होगी, 3 to 2 तक की होगी, और ये वाली जो वेवलेंथ होगी ये कहां से क्या 2 to 1 की वेवलेंथ होगी, ठीक है। सो अगर हम देखें जो भी 1 पे आएगा बेसिकली वो लाइमन सीरीज होते हैं, ये हमको पता है। तो ये लाइमन सीरीज होगा, ये लाइमन सीरीज होगा, और ये कौन सा सीरीज में आएगा, बाल्मर सीरीज में, ठीक है। सो बाल्मर सीरीज में। सो अगर हम अब यहाँ पे चेक करते हैं कि यहां तक जाने के लिए कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, सो एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रॉन टू जंप फ्रॉम 1 to 3, 1 to 3 जाने के लिए E3 माइनस E1 कर देते हैं। E3 कितना होगा, दिस माइनस E1, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं सो दिस कम्स आउट टू बी 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, which is lesser than 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दैट मीन्स वहां तक तो वो जाने वाला है, ठीक है।
सो इलेक्ट्रॉन बीम कहाँ तक जा सकता है, वो इलेक्ट्रॉन कहाँ बॉम्बार्डमेंट करेगा, तो वो इलेक्ट्रॉन को, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ तक जंप कर सकता है, थर्ड लेवल तक जंप कर सकता है, फोर्थ पे जंप नहीं करेगा, यहाँ पे ये पता चला। अब ऑन डी एक्साइटेशन, डी एक्साइटेशन कहां से कहां तक आएंगे ये बताओ। सबसे पहले तो 3 से वो 2 से 1 पे आ सकते हैं, 3 से 1 पे आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एनर्जी 3 से 1 पे, वो यहाँ पे अपन ने कैलकुलेट कर ही ली है, ठीक है। तो ये 3 से 1 पे अगर हम चेक करेंगे तो 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ ही गया है हमारे पास, ठीक है। तो वहां से आप वेवलेंथ भी कैलकुलेट कर सकते हो। वेवलेंथ कैसे कैलकुलेट करोगे, 3 to 1 का हमारे पास ये फॉर्मूला भी है, 12431 अपॉन 12.09, ये सॉल्व करेंगे तो 1030 एंगस्ट्रॉम आएगा। तो इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हो। एक क्लियर, एक बार आपके पास ये आंसर ई आ गया तो ई से आप ई इज इक्वल टू एच एफ, एफ इज ई बाय एफ से भी आंसर निकाल सकते हो। लैम्बडा कैन बी रिटन एज, ठीक है ना। तो एफ इज इक्वल टू सी बाय लैम्बडा ऐसे करके भी निकाल सकते हो, लेकिन ये डायरेक्टली ज्यादा इजी फॉर्मूला है आपके लिए, मैंने पहले वाले क्वेश्चन में भी बताया था आपको। देन उसके बाद है 2 to 1 अगर आना है तो, ठीक है। सो 2 to 1 मतलब फाइनल एनर्जी है 3 पॉइंट माइनस, सॉरी यहाँ माइनस लिखना रह गया, हाँ यहाँ पे -3.4 माइनस इनिशियल इज 13.6, so this answer comes out to be 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके। तो यहाँ की जो वेवलेंथ आएगी, जो आप 2 to 1 पे लाइमन सीरीज की आएगी, 12431 अपॉन कितना एनर्जी है, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको आप अगर आप सॉल्व करोगे तो 2 to 1 में ये आंसर आएगा 1220 एंगस्ट्रॉम, ये वाली वेवलेंथ यहाँ पे एमिट होगी। और थर्ड वन हमने 3 to 1 देख लिया, 2 to 1 देख लिया, अब 3 to 2 देख लेते हैं। सो 3 से 2 पे आने के लिए दैट मीन्स 3 इज -2 इज 3.4, इनका जो डिफरेंस होगा दैट इज 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जो आंसर यहाँ पे आएगा वेवलेंथ का, ये सॉल्व करेंगे हम लोग तो हमारा जो आंसर आएगा 6560 एंगस्ट्रॉम। तो ये आपके रिस्पेक्टिव आंसर्स हैं, ठीक है। एक है 1220 जो 2 से 1 पे आ रहा है, जो 3 से 1 पे आ रहा है दैट इज 1030, और ये वाला जो आंसर लिखा मैंने वेवलेंथ, ये 3 to 2 का लिखा है, बराबर। सो होपफुली ये समझ में आया। सीरीज मैंने यहीं पे लिख दी है, कौन सी बाल्मर सीरीज है, लाइमन सीरीज है, और ये आपको पता भी होगा, ठीक है। Now next question, in accordance with the Bohr model, find the quantum number that characterize the Earth revolution around the Sun in orbit of radius 1.5 into 10 to the power 11 meter with the orbital speed 3 into 10 to the power 4 meter per second. Mass of Earth is given 6 into 10 to the power 24 kg. So in this question हमको Bohr model में ये पता है mvr is equal to nh upon 2 पाई। यहाँ पे आपको क्वांटम नंबर ही पूछा हुआ है कि n अगर क्वांटम नंबर है तो उसको कैलकुलेट करना है, तो n क्या हो जाएगा 2 पाई mvr अपॉन h, ठीक है। सब वैल्यूज दी गई हैं आपको। 2 दिस इज 3.14, मास कितना दिया गया है हमको 6 into 10 to the power 24 kg, v हमको दिया गया है 3 into 10 to the power 4, और r हमको दिया गया है क्वेश्चन में 1.5 into 10 to the power 11, और h की वैल्यू 6.6 into 10 to the power 30 -34। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका क्वांटम नंबर आएगा n is 2.6 into 10 to the power 74। क्लियर।